आज हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हीट के बारे में पहले बताया था, तो आज हम बताने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का मतलब क्या हुआ कि वर्क और हीट का रिलेशन जिसमें स्टडी करेंगे उसे ही कहते हैं ऊष्मागतिकी। तो इसके बारे में सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि अगर हमें किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो दो तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? दो तरीके से। या तो हम वस्तु पर कार्य करें W, और या हम वस्तु को ऊष्मा दें Q। जैसे हमने आपस में हाथों को रगड़ा, ऐसे हाथों को रगड़ रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर हम आग के सामने बैठ के अपने हाथों को सेकें तो भी वहाँ पे ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी दोनों का इफेक्ट एक ही है। क्या इफेक्ट है? ताप बढ़ाना। तो जब दोनों के प्रभाव से ताप वृद्धि होती है तो इसका मतलब इन दोनों में एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये दोनों भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी किसी वस्तु के ताप में अगर निश्चित वृद्धि करना है तो दो तरीके हैं, या तो हम कार्य करें या हीट दें। कार्य करके और हीट देकर दोनों से ही ताप बढ़ते हैं। तो एक निश्चित ताप अगर बढ़ाना है तो उसको अगर W जूल कार्य करके भी बढ़ाया जा सकता है और Q हीट देकर भी बढ़ाया जा सकता है। तो दोनों में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन को कहते हैं W प्रोपोर्शनल टू Q। इसलिए W इक्वल टू ए कांस्टेंट J इंटू Q। J को कहते हैं जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जूल का ऊष्मायांत्रिकी तुल्यांक। इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल पर कैलोरी, और इसका नाम है जूल का ऊष्मायांत्रिकी तुल्यांक। इस फार्मूले से हम कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में बदल सकते हैं। जैसे ऊष्मा की इकाई है कैलोरी और वर्क की इकाई है जूल। तो अगर 2 कैलोरी को हमें जूल में बदलना है तो J इंटू कैलोरी की जगह 2 रख देंगे। जैसे एक सवाल है नीचे कि 2 कैलोरी ऊष्मा को जूल में बदलो। अब हमें मालूम है ऊष्मा है 2 कैलोरी, तो Q हुआ 2 कैलोरी, और बदलना है जूल में तो फार्मूला क्या लगा देंगे? W इक्वल टू J इंटू Q। जे हमारा है 4.18 और Q है 2 कैलोरी, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.36 जूल आ जाएगा। इसी तरीके से हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 जूल को कैलोरी में बदलो, और जब 20 जूल को कैलोरी में बदलने की बात होती है तो फिर वही फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे W दिया हुआ है, Q पूछ रहा है, तो W इक्वल टू J इंटू Q और Q इक्वल टू W अपान J। W हमारा 20 जूल है और J की वैल्यू 4.18 होती है, तो जो भी आएगा उतने कैलोरी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब नई चीज़ बताते हैं आपको। अब कहा जाए ऊष्मागतिकी निकाय किसे कहते हैं? ऊष्मागतिकी निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसकी अवस्था का निर्धारण ताप, दाब और आयतन के पदों में किया जाता है। वी कैन एक्सप्लेन इट्स स्टेट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इन्हें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। ऊष्मागतिकी राशियां भी कहते हैं। ताप, दाब और आयतन क्या है? ऊष्मागतिकी राशियां हैं। तो ऐसा निकाय जिसकी अवस्था का निर्धारण ताप, दाब और आयतन के पदों में करते हैं ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। जैसे बंद सिलेंडर है कोई, ये पिस्टन लगा हुआ है, इसमें कोई गैस भरी है, तो इसके बारे में यही तो कहोगे इतना दाब है, इतना आयतन है, इतना ताप है। तो इसका मतलब इसकी अवस्था का निर्धारण दाब, आयतन और ताप के पदों में किया गया, इसलिए बंद सिलेंडर में भरी गैस ऊष्मागतिकी निकाय है। जैसे तुम्हारे बारे में अगर पता लगाना है तो कोई क्या कहेगा? नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहते हो? तो तुम्हारे बारे में निर्धारण कैसे करेगा? तुम्हारे नाम से, तुम्हारे पिताजी के नाम से, और कहाँ रहते हो। उसी तरीके से बंद सिलेंडर में अगर कोई गैस भरी है तो उसकी अवस्था का निर्धारण कैसे करेगा? उसका दाब क्या है, आयतन क्या है, ताप क्या है, और फिर इसके बारे में पता चल जाएगा। तो इसे ऊष्मागतिकी निकाय कहते हैं। अब बात आती है ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालेंगे। आइए देखें। जैसे मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस भरी है जिसका दाब है P। अब जब दाब है P तो पिस्टन पर ऊपर की ओर धक्का डालेगी, क्योंकि गैस हमेशा एक्सपेंड करती है, और जब एक्सपेंड करती है तो प्रेशर डालेगी ऊपर। मान लीजिए इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। तो अगर गैस फैल रही है, स्वाभाविक है गैस जब फैलेगी तो पिस्टन को ऊपर की ओर पुश करेगी, धक्का देगी, बल लगाएगी। तो कितना बल लगाएगी? गैस का दाब है P और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्षेत्रफल है A,
तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, इसलिए बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, यानी ऊपर की ओर जो बल लगा वो P इंटू ए लगा। अब देखिए जब ऊपर की ओर बल लगा तो पिस्टन ऊपर खिसक जाएगा। ए तो पिस्टन के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल था ही, तो इस बल के कारण पिस्टन यहाँ आ जाता है। ये जो नई पोजीशन दिखाई गई है यहाँ पे पिस्टन आ जाता है। कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना ऊपर खिसका है, डेल्टा एक्स। तो हमें मालूम है कि ऊपर की ओर खिसकाने में कार्य कितना किया गया, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब बल तो F होता है जो लगाया गया, विस्थापन है डेल्टा एक्स। F बराबर P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। P हमने बाहर ले लिया, A इंटू डेल्टा एक्स क्या है, यानी जो क्षेत्रफल है ये, और डेल्टा एक्स माने जो विस्थापन है, इसे चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। तो किया गया कार्य बराबर होता है दाब गुणा आयतन में परिवर्तन। तो ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य गैस के दाब और उसके वॉल्यूम में परिवर्तन के बराबर होता है। तो बहुत अच्छी चीज समझ में आई कि ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं। आइए देखें। अब जैसे मान एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पे दी है, तुमने देखा वर्क डन इक्वल टू P डेल्टा वी। P प्रेशर है और डेल्टा वी क्या है, आयतन में परिवर्तन है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आती हैं, कई बार ऐसा प्रेशर कांस्टेंट होता है और कई बार प्रेशर भी घटता है तब वॉल्यूम बढ़ता है। तो पहला हम बता रहे हैं जब प्रेशर कांस्टेंट है, जैसे P और V के बीच ग्राफ खींचा हमने, दाब तो नियत है, जब आयतन V1 था तो भी दाब P था, और जब गैस फैली प्रसार हुआ और आयतन V2 हो गया तो भी दाब P ही है। देखो यहाँ पे दाब P ही है। तो अगर कहा जाए कि दाब नियत है और आयतन बढ़कर V1 से V2 हो जाता है, तो आयतन में परिवर्तन यहाँ कितना कहोगे, आयतन में परिवर्तन हो जाएगा अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, V2 माइनस V1। तो इस दौरान कितना कार्य किया जाएगा, गैस को ये आयतन को V1 से V2 तक करने में कितना कार्य किया जाएगा, कार्य बराबर P डेल्टा V। P तो वही रहा और आयतन में परिवर्तन है V2 माइनस V1। तो यह सूत्र है W बराबर P डेल्टा V की जगह V2 माइनस V1। अगर इसको गौर से देखें तो ये क्या इस क्षेत्रफल के बराबर नहीं है भाई, ये तो P है चौड़ाई और इतना तुम्हारी लंबाई है V2 माइनस V1। तो लंबाई कितनी है V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V, ये लिखा हुआ है, चौड़ाई है P। तो इसका मतलब है दाब और आयतन से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर भी होता है किया गया कार्य। तो किया गया कार्य जो होता है ये दाब तथा आयतन वक्र से घिरे भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि आयतन नियत नहीं है, यदि आयतन है वो भी घट रहा है। देखो जब V1 था तो आयतन नहीं, दाब, आयतन तो नियत नहीं है, दाब भी नियत नहीं है, दाब भी बदल रहा है, दाब भी बदल रहा है, यहाँ पे दाब कहना चाहिए। उस स्थिति में क्या है, मान लीजिए जब आयतन था V1 तो दाब इतना था, इतना, और जब ये आयतन बढ़कर V2 हो गया तो दाब हमारा घट करके इतना रह गया। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि सीधी रेखा तो है नहीं, ये इधर दाब है इधर आयतन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वक्र है A से B तक, इस पे छोटा सा पार्ट हमने ले लिया XY। इस दौरान हमने कहा आयतन में परिवर्तन है dV। जरा से भाग में यहाँ से यहाँ तक जाने में आयतन में परिवर्तन क्या है dV, और इसके संगत मान लेते हैं दाब लगभग नियत है, इसके संगत बहुत छोटा परिवर्तन है। When gas undergoes from state X to state Y, अवस्था X से अवस्था Y तक जब गैस जाती है तो उस केस में लगभग दाब नियत माना जाता है। तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ऊपर वाले के हिसाब से P इंटू आयतन में परिवर्तन कितना है dV, यानी X से Y तक जाने में जो छोटा सा dW कार्य किया गया है, ये तो लिखा है X से Y तक जाने में कृत कार्य P इंटू dV। लेकिन तुम्हें तो पूरा कार्य निकालना है A से B तक। जब गैस V1 से V2 तक जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे। जो छोटा सा किया गया कार्य था dW, तो टोटल किया गया कार्य क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे जब आयतन V1 से V2 तक है। इसे डेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। यानी इस केस में
आयतन हमारा कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक चेंज हो रहा है, और इस दौरान जितना किया गया कार्य था उसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरा किया गया कार्य मिल जाता है। तो ये भी हम कहेंगे दाब और आयतन से घिरे क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किया गया कार्य समझ में आया।